everyone, welcome to Chem Optimize. I hope all of you are doing well. So इस चैनल में BSc CBCS 5th सेमेस्टर का जो टॉपिक है मोलिकुलर स्पेक्ट्रोस्कोपी, उसका सीरीज़ कंटिन्यू हो रहा है, जहाँ पे हम लोग ने ऑलरेडी 13 वीडियोस डिस्कस कर लिया है और आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं पार्ट 14 ऑफ दिस मोलिकुलर स्पेक्ट्रोस्कोपी सीरीज़. आप लोगों ने अगर प्रीवियस वीडियोस को चेकआउट नहीं किया है, then you can check them out from the I button. And if you are new to this channel, please subscribe the channel and hit the bell notification, ताकि आप लोग को पता चल जाए जब भी मैं एक नया वीडियो अपलोड करूँ और मुझे भी मोटिवेशन मिले रेगुलरली अच्छा नया कंटेंट्स लाने के लिए इस चैनल में. आप लोग का सपोर्ट बहुत अहमियत रखता है इस चैनल के लिए और मेरे एफर्ट्स को भी वैल्यूज़ मिलता है. सो प्लीज़ कीप ऑन सपोर्टिंग. सो लास्ट वाले वीडियो में जो हम लोगों ने टॉपिक डिस्कस किया था उसका कंटिन्यूएशन आज हम लोग इस वाले पार्ट में करने जा रहे हैं. सो स्टे ट्यून्ड टिल द एंड ऑफ द वीडियो एंड लेट्स मूव ऑन टू द टॉपिक. सो लास्ट वाले वीडियो में हम लोगों ने डिस्कस किया था कि इन एनहार्मोनिक ऑसिलेटर सिलेक्शन रूल क्या होता है. सिलेक्शन रूल ये होता है कि चेंज इन द क्वांटम नंबर ऑफ द वाइब्रेशनल एनर्जी लेवल्स बिटवीन व्हिच द ट्रांजिशन इज टेकिंग प्लेस is given as plus minus 1, plus minus 2 or plus minus 3 और plus minus 4 and so on. plus minus 3 तक ही जनरली हम लोग को देखने को मिलता है और बाकी सब जो होता है plus minus 4 और plus minus 5 that is the difference, वो बहुत negligible होता है which is not considered generally. तो यहाँ पे plus minus 1 वाला जो change in the क्वांटम नंबर ऑफ द वाइब्रेशनल एनर्जी लेवल जो है दैट इज़ द मोस्ट प्रोमिनेंट और प्लस माइनस 2 वाला जो है उसका इंटेंसिटी थोड़ा और कम होता है और प्लस माइनस 3 वाला जो है उसका इंटेंसिटी और भी ज़्यादा कम होता है. सो ऐसा क्यों होता है, लेट्स डिस्कस इट टुडे. सो मान लेते हैं डेल्टा वी इज़ प्लस माइनस 1 और जो ट्रांजिशन है वो हो रहा है बिटवीन द वाइब्रेशनल एनर्जी लेवल्स ऑफ V इक्वल्स टू 0 एंड V इक्वल्स टू 1. तो आइदर ये हो सकता है फ्रॉम V इक्वल्स टू 0 टू V इक्वल्स टू 1, तो तब क्या होगा डेल्टा V इक्वल्स टू प्लस 1, और ये भी हो सकता है फ्रॉम V इक्वल्स टू 1 टू V इक्वल्स टू 0, तब डेल्टा V हो जाएगा -1. ठीक है. सो यहाँ पे क्या होता है, दिस इज ऑफ कंसिडरेबल इंटेंसिटी. ओके. सो व्हाई दिस इज ऑफ कंसिडरेबल इंटेंसिटी, लेट्स फाइंड आउट द एनर्जी डिफरेंस बिटवीन दीज टू एनर्जी लेवल्स. सो डेल्टा ई जो है ये हो जाएगा एप्सिलॉन V इक्वल्स टू 1 माइनस एप्सिलॉन V इक्वल्स टू 0, और अगर हम लोग एनर्जी एक्सप्रेशन में ये क्वांटम नंबर 1 डालें तो ये हो जाएगा 1 प्लस हाफ ओमेगा ई माइनस XC 1 प्लस हाफ होल थिंग स्क्वायर ओमेगा ई माइनस हाफ ओमेगा ई माइनस हाफ का स्क्वायर XC ओमेगा ई. ठीक है. इसको अगर हम लोग इवेलुएट करें तो खुद इवेलुएट करके देख लेना आप लोग. ये हो जाएगा ओमेगा ई मल्टीप्लाइड बाई 1 माइनस 2XC एंड दिस इज इन सेंटीमीटर इनवर्स. ठीक है. सो XC का वैल्यू नेग्लिजिबल होता है, वेरी स्मॉल, विच इज़ अराउंड 0.01. तो इसको अगर हम लोग इवेलुएट करें वैल्यू, सो फाइनल जो डेल्टा ई है ये ऑलमोस्ट इक्वल्स टू ओमेगा ई हो जाता है इन सेंटीमीटर इनवर्स. ठीक है. तो यहाँ पे जो हम लोग को लाइन देखने को मिलेगा, स्पेक्ट्रल लाइन देखने को मिलेगा ड्यू टू दिस ट्रांजिशन, दिस विल बी अराउंड, दिस स्पेक्ट्रल लाइन विल बी अराउंड ओमेगा ई सेंटीमीटर इनवर्स. ठीक है. सो ये हो गया हम लोग का फर्स्ट वाला स्पेक्ट्रल लाइन. इसको बोलते हैं फंडामेंटल
एब्जॉर्प्शन। ठीक है, सो दिस इज द फंडामेंटल एब्जॉर्प्शन, जहाँ पे स्पेक्ट्रल लाइन हम लोग को देखने को मिलता है एट अराउंड ओमेगा ई सेंटीमीटर इनवर्स। ठीक है, तो नेक्स्ट वाला स्पेक्ट्रल लाइन हम लोग अभी देखते हैं कैसा होता है। सो जब ट्रांजिशन होगा फ्रॉम v इक्वल्स टू 0 टू v इक्वल्स टू 2 एनर्जी लेवल, तो चेंज इन द v इक्वल्स टू 0 टू v इक्वल्स टू 2 और v इक्वल्स टू 2 टू v इक्वल्स टू 0, तो चेंज इन द क्वांटम नंबर, वाइब्रेशनल क्वांटम नंबर क्या होगा, +-2। तो यहाँ पे चेंज इन एनर्जी कैसा होगा देखते हैं। एप्सिलॉन v इक्वल्स टू 0 माइनस एप्सिलॉन v इक्वल्स टू एप्सिलॉन v इक्वल्स टू 2 माइनस एप्सिलॉन v इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पे अगर हम लोग अभी वैल्यूज़ बिठाए तो ये हो जाएगा 2 + हाफ ओमेगा ई माइनस 2 + हाफ होल थिंग स्क्वायर ओमेगा ई एक्स सी माइनस हाफ ओमेगा ई माइनस हाफ का होल थिंग स्क्वायर ओमेगा ई एक्स सी। और इसको अगर हम लोग इवेलुएट करें तो ये हो जाएगा 2 ओमेगा ई 1 माइनस 3xc सेंटीमीटर इनवर्स। ठीक है, तो यहाँ पे जो स्पेक्ट्रल लाइन हम लोग को देखने को मिलेगा फॉर दिस ट्रांजिशन, दिस विल बी ऑलमोस्ट अराउंड 2 ओमेगा ई सेंटीमीटर इनवर्स। बिकॉज एक्स इज वेरी स्मॉल, सो डेल्टा ई का वैल्यू ऑलमोस्ट इक्वल टू 2 ओमेगा ई सेंटीमीटर इनवर्स हो जाता है। तो यहाँ पे हम लोग को देखने को मिलेगा स्पेक्ट्रल लाइन एट अराउंड 2 ओमेगा ई सेंटीमीटर इनवर्स। ठीक है, एंड दिस इज नोन एज द फर्स्ट ओवरटोन। ओके, सो जब हम लोग को चेंज इन क्वांटम नंबर, वाइब्रेशनल क्वांटम नंबर मिलता है +-2, तो स्पेक्ट्रल लाइन हम लोग को देखने को मिलता है एट अराउंड 2 ओमेगा ई सेंटीमीटर इनवर्स, एंड दैट स्पेक्ट्रल लाइन इज नोन एज द फर्स्ट ओवरटोन। ओके, नाउ जब डेल्टा वी हो जाएगा हम लोग का +-3, तो ट्रांजिशन पॉसिबल होगा फ्रॉम v इक्वल्स टू 0 टू v इक्वल्स टू 3। ठीक है, आप लोग मे बी अभी सोच रहे हैं कि मैं v इक्वल्स टू 0 से ही ट्रांजिशन क्यों कंसिडर कर रही हूँ, v इक्वल्स टू 1, v इक्वल्स टू 2 से भी तो हम लोग कंसिडर कर सकते हैं ट्रांजिशन, लेकिन उसका एक रीज़न है जो मैं थोड़ी देर में बताऊंगी। सो यहाँ पे v इक्वल्स टू 0 टू v इक्वल्स टू 3 हो सकता है ट्रांजिशन ऐसे, या फिर v इक्वल्स टू 3 टू v इक्वल्स टू 0 हो सकता है। तब चेंज इन वाइब्रेशनल क्वांटम नंबर क्या होगा, +-3। ओके, सो यहाँ पे तब क्या होगा, चेंज इन एनर्जी एप्सिलॉन v इक्वल्स टू 3 माइनस एप्सिलॉन v इक्वल्स टू 0। और इसको अगर हम लोग इवेलुएट करें, खुद इवेलुएट करके देख लेना आप लोग, ये हो जाएगा वैल्यू 3 ओमेगा ई माइनस 1 माइनस 4xc। सेम वे में ही हम लोग को इवेलुएट करना है जैसे फर्स्ट दोनों केस में किया है। सो ये डेल्टा ई का वैल्यू जो है ये ऑलमोस्ट इक्वल्स टू हो जाएगा 3 ओमेगा ई सेंटीमीटर इनवर्स। ठीक है, तो यहाँ पे जो स्पेक्ट्रल लाइन हम लोग को देखने को मिलेगा बिकॉज ऑफ दिस इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन, इस विल बी अराउंड 3 ओमेगा ई सेंटीमीटर इनवर्स। ठीक है, एंड दिस इज नोन एज द सेकेंड ओवरटोन। सो दिस इज नोन एज द सेकेंड ओवरटोन, जहाँ पे हम लोग को स्पेक्ट्रल लाइन देखने को मिलता है एट अराउंड 3 ओमेगा ई सेंटीमीटर इनवर्स। ओके, सो एक एग्जाम्पल लेके देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल, फॉर HCl मॉलिक्यूल। ठीक है, HCl मॉलिक्यूल के लिए हम लोग को जो फर्स्ट फंडामेंटल एब्जॉर्प्शन है उसका वैल्यू मिलता है, फंडामेंटल एब्जॉर्प्शन जो है उसका वैल्यू मिलता है एट अराउंड 2886 सेंटीमीटर इनवर्स। फर्स्ट ओवरटोन होता है, ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है, फर्स्ट ओवरटोन होता है हम लोग को मिलता है एट अराउंड
5668 सेंटीमीटर इनवर्स, और सेकेंड ओवरटोन जो है वो हम लोग को मिलता है एट अराउंड 8347 सेंटीमीटर इनवर्स। ठीक है, सो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि फंडामेंटल एब्जॉर्प्शन जो है उसका एनर्जी कम है, एनर्जी वैल्यू कम है, लेकिन उसका इंटेंसिटी जो होगा वो सबसे ज़्यादा होगा। सो दिस विल बी द मोस्ट इंटेंस स्पेक्ट्रल लाइन। उससे थोड़ा वीकर होगा फर्स्ट ओवरटोन, और सबसे वीकेस्ट स्पेक्ट्रल लाइन होगा, इंटेंसिटी में सबसे वीकेस्ट होगा सेकेंड ओवरटोन। ठीक है, एनर्जी ज़्यादा हो सकता है लेकिन इंटेंसिटी सबसे कम है सेकेंड ओवरटोन का। ठीक है, सो यहाँ पे कंफ्यूज मत होना कि वैल्यूज तो ज़्यादा है इसका, तो क्यों मैं बोल रही हूँ कि सेकेंड ओवरटोन सबसे लेस इंटेंस है, बिकॉज यहाँ पे इंटेंसिटी कम होगा, एनर्जी ज़्यादा हो सकता है, दैट डजंट मैटर, बट इंटेंसिटी सबसे वीकेस्ट है इन सेकेंड ओवरटोन। ओके, इंटेंसिटी सेकेंड ओवरटोन का क्यों कम है, बिकॉज फॉर दिस ये वाला जो ट्रांजिशन है डेल्टा वी ±3, इसका जो प्रोबेबिलिटी है दैट इज़ वेरी लो। प्रोबेबिलिटी ऑफ दिस ट्रांजिशन हैपनिंग इज़ वेरी लो, इसलिए इसका इंटेंसिटी जो है वो कम होता है। नाउ यहाँ पे हम लोग को क्वेश्चन में ऐसे वैल्यूज दे देंगे और हम लोग को पूछेंगे कि निकालना है हम लोग को इक्विलिब्रियम फ्रीक्वेंसी ऑफ द मॉलिक्यूल और एनहार्मोनिसिटी कांस्टेंट। एनहार्मोनिसिटी कांस्टेंट दैट इज XE निकालना है हम लोग को, और निकालना है फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी दैट इज ओमेगा E। ठीक है, तो ये दोनों वैल्यू हम लोग को निकालना पड़ेगा फ्रॉम दिस डेटाबेस। सो हम लोग क्या करेंगे, फंडामेंटल एब्जॉर्प्शन का एक्सप्रेशन हम लोग को पता है, ओमेगा E 1 - 2XC, and this is given as 2886। then फर्स्ट ओवरटोन का होता है एक्सप्रेशन 2 ओमेगा E 1 - 3XC, दिस इज 5668, और सेकेंड ओवरटोन का एक्सप्रेशन होता है 3 ओमेगा E 1 - 4XC, एंड इसका वैल्यू दिया गया है 8347। तो अगर आप लोग को दिक्कत होता है कि ये एक्सप्रेशन कैसे याद रखें, एक ट्रिक बता देती हूँ। आप लोग ओमेगा इसे स्टार्ट करें और बाकी सब ये 1 - ब्रैकेट में कॉमन है, 1 - 1 - 1 - ओमेगा इसे स्टार्ट करें। ओमेगा ई के पास क्या है, कोफिशिएंट क्या है, 1 है, 1 मल्टीप्लाइड बाय ओमेगा ई है, उससे ये कोफिशिएंट को 1 बढ़ा दे अंदर, तो ये हो जाएगा 2 और मल्टीप्लाइड बाय द एनहार्मोनिसिटी कांस्टेंट XC। नेक्स्ट वाले में जाइए, फर्स्ट ओवरटोन में ये फिर से 2 से स्टार्ट कीजिए, ओमेगा ई के साथ 2 मल्टीप्लाइड होगा और ब्रैकेट में 1 बढ़ा दीजिए, 2 से 1 बढ़ा देने से हो जाएगा हम लोग का 3, फिर 3 से स्टार्ट कीजिए और ब्रैकेट के अंदर 3 से 1 वैल्यू बढ़ा दीजिए तो हो जाएगा 4, तो 4 मल्टीप्लाइड बाय XC। ऐसे करके याद रख सकते हैं। अभी यहाँ पे हम लोग को 2 वेरिएबल्स निकालना है, वेरिएबल 2 है लेकिन इक्वेशन यहाँ पे 3 है, 1 2 3। सो कोई भी 2 इक्वेशन लेके हम लोग इन दोनों वेरिएबल्स का वैल्यूज निकाल सकते हैं। सो ऐसे करके हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो सॉल्व करने के बाद जो वैल्यू आएगा ओमेगा ई बार का, ये हो जाएगा 2990 सेंटीमीटर इनवर्स, और एनहार्मोनिसिटी कांस्टेंट का हो जाएगा XC का हो जाएगा हम लोग का 0.0174। तो आप लोग क्रॉस चेक करके खुद सॉल्व करके देख सकते हैं। उसके बाद अगर हम लोग को ये पूछे कि फोर्स कांस्टेंट निकालना है ऑफ ईच सेल मॉलिक्यूल या फिर एनी मॉलिक्यूल, सो फोर्स कांस्टेंट का एक्सप्रेशन क्या होता है, फोर्स कांस्टेंट इज स्मॉल के, जो हम लोगों ने एकदम स्टार्टिंग में यूज़ किया था इन द एनर्जी एक्सप्रेशन इन द हुक्स लॉ पार्ट। सो K is given as 4 pi square omega E square C square mu। So here force constant जो होता है that defines the
स्ट्रेंथ ऑफ द बॉन्ड ऑफ द मॉलिक्यूल। सो ये HCl का जो बॉन्ड है उसका स्ट्रेंथ कितना ज़्यादा है या फिर कितना कम है वो फोर्स कांस्टेंट डिफाइन करेगा, ठीक है। सो 4 इज अ कांस्टेंट, दिस इज पाई एंड दिस इज द इक्विलिब्रियम फ्रीक्वेंसी, ओके। C is velocity of light, and mu is the reduced mass of the molecule, ठीक है। reduced mass निकालना हम लोग को आता है। यहाँ पे reduced mass क्या होगा, mass of hydrogen multiplied by mass of chlorine atom divided by mass of hydrogen plus mass of chlorine atom, ठीक है। तो यूनिट सही से यूज़ करना है और उसके बाद हम लोग एग्जैक्ट वैल्यू निकाल सकते हैं यहाँ से। सो इसका वैल्यू आ जाएगा, के का वैल्यू आ जाएगा 516 न्यूटन पर मीटर, ठीक है। सो उसके बाद जो मैं बताने जा रही थी कि मैं जो ट्रांजिशंस ले रही हूँ वो जो एनर्जी लेवल है जिसका वाइब्रेशनल क्वांटम नंबर है v इक्वल्स टू 0, वहाँ से ही क्यू मैं ओरिजिनेट कर रही हूँ। v इक्वल्स टू 1 या फिर v इक्वल्स टू 2 से मैं क्यू नहीं ले रही हूँ इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशंस। दिस इज़ बिकॉज जो v इक्वल्स टू 1 लेवल है इसका पॉपुलेशन इज ऑलमोस्ट अराउंड 1% of the v equals to 0 energy level, that is ground state. So first excited state में जब हम लोग चले जाते हैं तो उसका population बहुत ज़्यादा घट जाता है, that is almost around 1% of the population of what we get at the ground state. तो इसके लिए क्या होता है, population घट जाने के लिए क्या होता है, यहाँ पे अगर मान लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 मॉलिक्यूल्स है ग्राउंड स्टेट वाला वाइब्रेशनल एनर्जी लेवल में, तो फर्स्ट स्टेट में हो जाएगा, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में हो जाएगा सिर्फ एक मॉलिक्यूल। तो इसके लिए क्या होता है, जो प्रोबेबिलिटी होता है ऑफ दिस टू गेटिंग एक्साइटेड टू अदर वाइब्रेशनल एनर्जी लेवल्स वो बहुत घट जाता है, इसलिए हम लोग इसका इंटेंसिटी जो है वो बहुत कम मिलता है, तो इसको हम लोग नेग्लिजिबल मानते हैं, इसको हम लोग नेग्लेक्ट कर देते हैं। एट रूम टेम्परेचर, माइंड इट, एट रूम टेम्परेचर, ठीक है। सो एट रूम टेम्परेचर इसका पॉपुलेशन कैसे हम लोग निकाल सकते हैं वो देख लेते हैं। यूजिंग बोल्ट्जमैन फॉर्मूला वी कैन राइट population at v equals to 1 energy level divided by population at v equals to 0 energy level. This is the number of particles or number of molecules that is depicted by capital N, ठीक है। This ratio is given as exponential minus Planck's constant, that is 6.626 into 10 to the power minus 34 multiplied by velocity of light, that is 3 into 10 to the power 10। यहाँ पे हम लोग CGS यूनिट यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, multiplied by delta E, ठीक है, delta E that is the spacing between the vibrational energy levels, this spacing delta E between these two vibrational energy levels, this is around 10 to the power 3 सेंटीमीटर इनवर्स, ठीक है। ये हो जाएगा सेंटीमीटर पर सेकेंड, ये हो जाएगा जूल सेकेंड है, इसको हम लोग CGS में कन्वर्ट करेंगे तो ये हो जाएगा आर्ग सेकेंड, और 10 टू द पावर 3 पर सेंटीमीटर है ये, डिवाइडेड बाय है हम लोग का kBT। kB is the Boltzmann constant, that is 1.38 into 10 to the power minus 23 arg per Kelvin, ओके, मल्टीप्लाइड बाय टेम्परेचर, तो रूम टेम्परेचर मान लेते हैं अराउंड 300 केल्विन। तो ये क्या होगा, आर्ग आर्ग कैंसिल आउट हो जाएगा, पर केल्विन केल्विन कैंसिल आउट हो जाएगा, सेंटीमीटर इनवर्स और सेंटीमीटर कैंसिल आउट हो जाएगा, पर सेकेंड और सेकेंड कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। तो ये एक यूनिटलेस क्वांटिटी है ऑब्वियसली बिकॉज दिस इज अ रेशियो। तो ये एक्सपोनेंशियल सम नंबर हो जाएगा, दैट इज
almost around 4.8 exponential of minus 4.8 and this will give us 0.008. So this is around 0.01 we can say. So from here we can say that the population of the first excited vibrational energy level is almost 1% of that of the ground state vibrational energy level. तो इसके लिए क्या होता है, वी मे इग्नोर जो ट्रांजिशन ओरिजिनेट हो रहा है फ्रॉम v इक्वल्स टू 1, वी मे इग्नोर दिस, और v इक्वल्स टू 2 में तो और भी ज़्यादा कम पॉपुलेशन होगा देन v इक्वल्स टू 1 एंड सो ऑन. सो यहाँ से हम लोग को ये समझ में आ रहा है कि ग्राउंड स्टेट में ही सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन होता है, तो वहाँ से ही सब ट्रांजिशंस ओरिजिनेट करता है जिसका इंटेंसिटी ज़्यादा होता है. ओके, इंटेंसिटी फ्रॉम हायर एक्साइटेड वाइब्रेशनल एनर्जी लेवल्स, इंटेंसिटी ऑफ दोज ट्रांजिशंस फ्रॉम हायर एक्साइटेड वाइब्रेशनल एनर्जी लेवल्स वो बहुत कम होता है. बट दिस इज एट रूम टेम्परेचर, माइंड इट. ओके, सो यहाँ पे एक चीज़ नोटिस करना है कि ये टेम्परेचर अगर बहुत हाई हो जाए, डबल ऑफ दिस रूम टेम्परेचर, दैट इज एट अराउंड 600 केल्विन. सो एट अराउंड 600 केल्विन ये जो रेशियो है एन वी इक्वल्स टू 1 बाई एन वी इक्वल्स टू 0, ये होता है एक्सपोनेंशियल माइनस 2.4, बिकॉज ये जो वैल्यू है इसका हाफ हो जाएगा, बिकॉज डिनोमिनेटर में ये ट्वाइस हो जाएगा, टेम्परेचर ट्वाइस हो जाएगा, तो ये इसका वैल्यू का हाफ हो जाएगा, तो ये एक्सपोनेंशियल माइनस 2.4 and this is around 0.09. Now we can see that this is around some 9% or 10% of the population of the ground state vibrational energy level. So यहाँ पे जब टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है तब फर्स्ट एक्साइटेड वाइब्रेशनल एनर्जी लेवल का जो पॉपुलेशन है दैट इज ऑलमोस्ट अराउंड 10% ऑफ दैट ऑफ द ग्राउंड स्टेट वाइब्रेशनल एनर्जी लेवल. सो अभी हम लोग कंसिडर कर सकते हैं ये वाला ट्रांजिशन फ्रॉम v इक्वल्स टू 1 टू v इक्वल्स टू 2 एनर्जी लेवल, v इक्वल्स टू 1 टू v इक्वल्स टू 2 एनर्जी लेवल, ये वाला ट्रांजिशन, या फिर v इक्वल्स टू 2 टू v इक्वल्स टू 1, ये वाला ट्रांजिशन हम लोग अभी कंसिडर कर सकते हैं, जहाँ पे डेल्टा v का वैल्यू होगा प्लस माइनस 1. ओके, दो इसका भी इंटेंसिटी इतना ज़्यादा नहीं होगा फ्रॉम लाइक v इक्वल्स टू 0 टू v इक्वल्स टू 1 में जो फंडामेंटल हम लोग को मिला था एब्जॉर्प्शन, उसके जैसा इंटेंसिटी नहीं होगा, नॉर्मली वीकर होगा, उससे वीकर देन द फंडामेंटल. बट ये वाला ट्रांजिशन हम लोग को अभी देखने को मिलेगा, कुछ इंटेंसिटी तो होगा इसका. सो यहाँ पे अगर हम लोग डेल्टा ई निकाले पहले जैसा, तो हम लोग को ये डेल्टा ई का वैल्यू मिल जाएगा ओमेगा ई 1 माइनस 4xc सेंटीमीटर इनवर्स. ठीक है, सो ये वाला जो स्पेक्ट्रल लाइन है दिस इज नोन एज हॉट बैंड. Why this is known as hot band? Because this occurs only at higher temperatures. Okay, this can be observed only at higher temperatures, so this is known as hot band. ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग को पॉपुलेशन फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में तभी मिलेगा ज़्यादा जब हम लोग टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे, और तभी हम लोग को स्पेक्ट्रल लाइन्स ऑब्जर्व करने को मिलेगा which transitions are originating from v equals to 1 vibrational energy level. Okay, so यहाँ पे हम लोग एनहार्मोनिक ऑसिलेटर जो टॉपिक है उसका एंडिंग कर रहे हैं, और नेक्स्ट वीडियोस में हम लोग अपकमिंग जो टॉपिक्स है ऑफ द CBCS सिलेबस ऑफ मोलिकुलर स्पेक्ट्रोस्कोपी उसके रिगार्डिंग डिस्कस करते जाएंगे. सो स्टे ट्यून्ड. और आप लोग को अगर इन वीडियोस का कंटेंट्स अच्छा लगे देन प्लीज़ मेक श्योर टू सब्सक्राइब टू द चैनल एंड शेयर द वीडियोस अमंग योर फ्रेंड्स एंड हेल्प अस ग्रो. आप लोग का सपोर्ट बहुत वैल्यू रखता है इस चैनल के लिए, सो प्लीज़ कीप ऑन सपोर्टिंग. और कोई भी अगर डाउट रहे या फिर फीडबैक रहे या फिर सजेशन रहे, प्लीज़ फील फ्री टू कमेंट डाउन इन द कमेंट सेक्शन. आई विल बी वेरी ग्लैड टू एड्रेस देम. और आप लोग को इस लेक्चर का जो PDF नोट्स है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा.
एंड फॉर मोर इन्फॉर्मेशन एंड रेगुलर अपडेट आप इस चैनल को फॉलो कर सकते हैं इन फेसबुक एंड टेलीग्राम। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।